Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to solve the objective questions of chapter number 1. हम आज जो है चैप्टर नंबर 1 मनन प्रकाशन की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पूरे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है. जो भी चैप्टर में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या यूज़ होता है और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कौन से इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करते हैं, कैसे हम किसी भी डिसीजन मेकिंग को स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम ग्राफ का यूज़ करेंगे, फंक्शंस का यूज़ करेंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोग ने कवर अप की हुई हैं और हमने ऑलरेडी वो क्या किया हुआ है, स्टडी करके हमने कवर अप किया हुआ है. नाउ विल गो टू सॉल्व द MCQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट एग्जैक्टली हो चैप्टर नंबर 1. सो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे. अब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपका है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, द करेक्ट आंसर एंड रीराइट द स्टेटमेंट विच स्पेसिफिकली इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर MCQ. तो ये है आपका पहला MCQ. रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड ऑप्टिमली बिकॉज व्हाट. रिसोर्सेज हमें ऑप्टिमली अच्छे से अच्छा यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए. क्यों? दे आर फ्रीली अवेलेबल बिकॉज ऑफ दिस, दे आर स्कैर्स, दे आर सप्लाईज अनलिमिटेड और दिस कैन बी यूज फॉर द वन पर्पज़. अगर जब बात करें हम यहाँ पे तो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है. जो बेस हमारा इकोनॉमिक्स है, जब फर्स्ट टाइम हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स जो है वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स वही होता है कि जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है उसे क्या करें, हम अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करें. सो स्पेसिफिकली यहाँ पे रिसोर्स नीड टू बी यूज्ड ऑप्टिमली बिकॉज दिस रिसोर्सेज आर स्केर्स, दिस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दैट इज़ ओनली द आंसर. बाकी के अदर आंसर्स क्या हैं आपके, इनकरेक्ट है. सो द नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें से कौन सा है, व्हाट डू मीन बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स. तो यहाँ पे वेरिएबल्स आर जनरली एग्रीगेट. नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है एग्रीगेट वर्ड होता नहीं है. एग्रीगेट वर्ड कहाँ पे आता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो ये स्टेटमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है. फिर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लार्जर एनवायरनमेंट इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स. नहीं, लार्ज एनवायरनमेंट जो है, जब बात आती है हमारे लार्ज एनवायरनमेंट की, तो लार्ज एनवायरनमेंट इट मीन्स अगेन ये क्या हो गया आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है. देन इट यूजुअली इग्नोर्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल यूनिट्स एंड द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल यूनिट की ही स्टडी करते हैं, ना ही कि इंडिविजुअल यूनिट का रिलेशन क्या है हमारे एग्रीगेट से. वो स्टडी हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सब स्टडी होती है जहाँ पे हम विल आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल यूनिट्स एंड द एग्रीगेट. दैट एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वन, दैट इज़ द एग्रीगेट वन. और माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स पे डील करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट क्या करता है, ये इग्नोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल यूनिट्स एंड इकोनॉमिक एग्रीगेट एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर. नहीं, ये रॉन्ग है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर से डील नहीं करता, ये डील करता है इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर, वन पर्सन, वन कंज्यूमर्स बिहेवियर से ये डील करता है, ना ही कि कलेक्टिवली. सो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. देन प्राइमरी फोकस ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट. नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. और जब वर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो प्रोड्यूसर्स, वो पर्सन जो बिजनेस रन कर रहा है. नाउ हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ रनिंग द बिजनेस. यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक ग्रोथ से, नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी से नहीं. जब ये ग्लोबल इकोनॉमी से कौन सा इकोनॉमिक्स डील करता है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इज डीलिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल वर्ल्ड, एंड इट डील्स विद द विच काइंड ऑफ इकोनॉमी. ये यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो आपका ग्लोबल इकोनॉमी से डील करता है. देन इकोनॉमिक वेलफेयर, दैट इज सोशल और वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं है. नाउ व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज नथिंग बट द फर्म बिजनेस इकोनॉमिक्स. मतलब वो इकोनॉमिक्स का यूज़ करेंगे हम बिजनेस में,
by the business firm. So that exactly is the situation. Then अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज. नाउ व्हाट डू मीन बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग समथिंग, द सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स which are available. So opportunity cost is nothing but the sacrifices to the extent of a best level alternatives use of a factor. ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना ही सेलिंग कॉस्ट, ना ही ओवरहेड कॉस्ट. हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा द राइट आंसर इज नथिंग बट द सेक्रीफाइसेस ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स यूज ऑफ अ फैक्टर इज नथिंग बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज. क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. अब उन ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जो कि बेस्ट होता है, या फिर वो ऑप्शन सिलेक्ट करें जिसमें लॉसेस हमें बहुत कम हो रहे हैं. या तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बेनिफिट ज़्यादा है, या फिर लॉस कम है, कॉस्ट कम है. वो ऑप्शन हम क्या करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में. फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे नेक्स्ट वन, व्हेन द टोटल वैल्यूज आर इंक्रीजिंग प्लस. अब ये हमने रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल और मार्जिनल के बीच का रिलेशनशिप अगर आपको याद होगा तो हमने स्टडी किया हुआ था. व्हेन द टोटल वैल्यूज आर इंक्रीजिंग देन मार्जिनल वैल्यूज क्या होंगे? इट विल नॉट बी नेगेटिव, इट विल नॉट बी जीरो, इट विल नॉट बी 1, इट विल बी पॉजिटिव. अगर टोटल वैल्यूज़ अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? पॉजिटिव. अगर टोटल वैल्यूज़ आपकी डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? नेगेटिव, मार्जिनल वैल्यू. और टोटल वैल्यू आपकी अगर कांस्टेंट है तो मार्जिनल वैल्यूज़ क्या होगी? इट विल बी ज़ीरो अगर टोटल वैल्यू आपकी क्या होगी? कांस्टेंट या फिर सेम. देन राइजिंग मार्जिनल वैल्यूज़ इंडिकेट व्हाट? जब मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यूज़ की वैल्यूज़ इंक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स द टोटल वैल्यू राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट. नहीं. टोटल वैल्यूज़ राइजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट. यस. टोटल वैल्यूज़ राइजेज एट अ कांस्टेंट रेट. नहीं. टोटल वैल्यू फॉल्स. नहीं. देखो ज़रा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे क्लास, कि जब मार्जिनल वैल्यूज़ आपकी इंक्रीज़ होती है, जब मार्जिनल वैल्यूज़ आपकी इंक्रीज़ होती है तो टोटल वैल्यूज़ जो है इंक्रीज़ होती है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे. क्योंकि टोटल वैल्यूज़ में जब चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल वैल्यूज़ भी आपके बिहेव करते हैं. अगर मार्जिनल वैल्यूज़ आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब टोटल वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे. नाउ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि क्या व्हाट डू मीन बाय द डिमिनिशिंग रेट एंड व्हाट डू मीन बाय द इंक्रीजिंग रेट. अब ये डिमिनिशिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इट मीन्स? व्हाट डू मीन बाय द इंक्रीजिंग रेट एंड व्हाट डू मीन बाय द डिक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट? देखो कैसा होता है पता है, जब टोटल वैल्यूज़ जो हैं या फिर मार्जिनल वैल्यूज़ आपकी किसी नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है और वो नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है. जैसे टोटल रेवेन्यू पहले कितना था? 100. फिर कितना हुआ? 120. फिर कितना हुआ? 150. फिर कितना हुआ? 190. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हर बार टोटल वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो बीच का डिफरेंस है वो भी इंक्रीज़ होता चले जा रहा है. पहले 20 से बढ़ा, फिर 30 से बढ़ा, फिर 40 से बढ़ा, फिर 50 से बढ़ेगा, फिर 60 से, फिर 70 से, फिर 80 से बढ़ते चले जाएगा. मतलब जो इंक्रीज़ हो रहा है वो भी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है. और एक होता है डिमिनिशिंग रेट. पहले 20 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट? डिमिनिशिंग रेट. इंक्रीज, देयर इज़ अ इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है. सो दैट एग्जैक्टली इज द केस ओवर हियर. इसके बाद द नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी व्हेन द टोटल वैल्यूज आर राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट इट मीन्स व्हाट? अभी हमने स्टडी किया कि जब आपका टोटल वैल्यूज जो है इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे तो आपका मार्जिनल वैल्यूज क्या होगा? डिक्रीज होगा. द मार्जिनल वैल्यूज आर फॉलिंग. जब मार्जिनल वैल्यूज क्या होंगी? डिक्रीज होगी. जब आपकी टोटल वैल्यूज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रेट पे. तो अदर वैल्यूज क्या हो गए यहाँ पे? अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए. नेक्स्ट वन, व्हेन द मार्जिनल वैल्यूज आर लेस देन द एवरेज वैल्यू. मार्जिनल वैल्यू आपका एवरेज वैल्यू से लेस है तो एवरेज वैल्यू इंक्रीज होगा? नहीं. रिमेन कांस्टेंट? नहीं. एवरेज वैल्यू विल गोइंग टू फॉल और इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 1. नाउ एवरेज रेवेन्यू फॉल क्यों होगा? क्योंकि जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका डिक्रीज होगा तो आपका एवरेज चेंज होगा. जब मार्जिनल वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी तो एवरेज क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा. तो जितना ज़्यादा मार्जिनल वैल्यू डिक्रीज होता चले जाएगा उतना
एवरेज वैल्यूज़ भी क्या होंगी उसकी डिक्रीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ़ यूनिट से। इसका मतलब जिसने से वैल्यूज़ आपकी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली एवरेज भी क्या होगा, चेंज होगा। सो मार्जिनल विल गोइंग टू इंक्रीज, एवरेज रेवेन्यू विल गोइंग टू राइज। इफ़ अगर मार्जिनल फॉल हुआ तो एवरेज भी क्या होगा, फॉल होगा। देन आफ्टर, which of the following is true of the relationship between the TR and MR in the perfect competition? Now जब बात होती है परफेक्ट कंपटीशन की, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने इसको स्टडी किया था काफ़ी डिटेल में। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। ये हमारा क्या है, ये हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में। दिस इज अ काइंड ऑफ अ गोल्डन रूल। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ अ टोटल विच इज ट्रू अबाउट द TR/MR इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। नाउ परफेक्ट कंपटीशन के केस में देखोगे तो TR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, नहीं, TR नहीं, टोटल रेवेन्यू आपका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू से रिलेशन नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू द ईच अदर। AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू क्या था, आपका प्राइस था, ना ही कि टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका, इनकरेक्ट है। The TR is rising at a diminishing rate and AR is greater than MR, नहीं, यहाँ पे AR is not greater than MR. Then TR is rising at a constant rate and AR is less than MR, नहीं, constant rate नहीं हो रहा है यहाँ पे। constant rate पे TR तो increase होगा लेकिन AR is not less than the MR, AR is equals to the MR, जो हमने क्या किया था, स्टडी किया हुआ है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। ये ऑप्शंस कहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पे आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, ना ही ज़्यादा ना ही कम। सो इसको काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे इन फ्यूचर में। देन इन द इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटू P, B डिनोट्स X। नाउ व्हाट B डिनोट्स ओवर हियर, अब B का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इक्वेशन है D इज इक्वल्स टू A माइनस B P, ये हो गया आपका क्या, दिस इज व्हाट, इंटरसेप्ट। और ये क्या हो गया आपका, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। और ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है और आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे x इज इंटरसेप्ट नहीं, y इज इंटरसेप्ट नहीं, डिमांड फॉर x नहीं, यहाँ पे स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। जो B है, B डिनोट करता है स्लोप, और यहाँ पे A डिनोट करता है आपका इंटरसेप्ट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, इफ यू आर गोइंग टू सी, इन केस ऑफ अ नॉन लीनियर कर्व। अब जब बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कर्व की, तो नॉन लीनियर कर्व में क्या है, इन केस ऑफ अ नॉन लीनियर कर्व द स्लोप विल बी द सेम एट अ डिफरेंट पॉइंट, नहीं, द स्लोप विल बी 0, नहीं, द स्लोप इज इक्वल्स टू 1, नहीं, द स्लोप विल बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट, द स्लोप विल बी सेम एट अ डिफरेंट पॉइंट, नहीं, डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप क्या होगा आपका, सेम नहीं होगा, स्लोप क्या होता है आपका, चेंज होता चले जाता है। जैसे मैं ड्रॉ करूँ आपका नॉन लीनियर कर्व, if I am going to draw the non-linear curve over here, can you see, ये आपका क्या है, non-linear curve है। तो ये कर्व पे आप देखोगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है, आपके डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, ना ही कि सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, ना ही कि सेम वैल्यू आ रही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू आपकी इतनी है, ये पॉइंट पे आपकी इतनी है। सो लाइक दैट, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द आंसर। इसके बाद स्लोप मीन्स व्हाट, नाउ व्हाट डू मीन बाय द स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि दोनों जो कमोडिटीज़ हैं, दोनों जो y एक्सिस और x एक्सिस पर जो भी हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, स्लोप में क्या होता है, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज होता है, तब जाके वो कर्व का स्लोप चेंज होता है। सो द स्लोप इज द रेट एट विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे एक के चेंज होने पे दूसरा क्या होता है, चेंज होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, जिसके वजह से आपका स्लोप क्या होता है, इफ इट इज डिमांड देन इट विल गोइंग टू फॉल,
इफ़ इट इज़ सप्लाई इट विल गोइंग टू इंक्रीज। तो ये स्लोप आपका इंक्रीज है और ये डिक्रीजिंग स्लोप है। और ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके चेंज होने पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द केस। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेट वेदर द ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है, why it is true and why it is false. Now economics is the science of a choice, obviously true. क्यों? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या है? अपना साइंस ऑफ चॉइस है। साइंस ऑफ चॉइस मीन्स व्हाट? एक सोशल साइंस है जिसमें से हमने क्या किया है? चूज़ करना है, हमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करनी है जो कि हमारा रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ कर सके और हमारे बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम। नाउ ये थोड़ा ईजीएस्ट वन है, तो आई डोंट थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रो जो है स्मॉल लेवल पे है तो नेशनल इनकम का सवाल नहीं होता। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। द प्राइमरी फोकस ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक वेलफेयर। नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम क्यों करते हैं? वाई वी आर स्टडिंग द बिजनेस इकोनॉमिक्स? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। जो बिजनेस कंसर्न होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके प्रॉफिट्स को, आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो प्राइस से और बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड डिसीजन ले सकें, ना ही कि सोशल वेलफेयर। फिर उसके बाद बिजनेस फोरकास्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, बिजनेस फोरकास्ट करना मतलब बहुत सारे हमारे जो चैप्टर्स हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? बहुत सारे मैथड्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट मैथड्स वी विल गोइंग टू यूज़, and these different methods will going to help us to analyze the business decision making और how the market will going to work, जिसे बोला जाता है आपका बिजनेस फोरकास्टिंग जो होता है आपका यहाँ पे with the help of a business economics. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन ऑलवेज बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नहीं, कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मनी में मेजर नहीं कर सकते, कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कल एग्ज़ाम है, या तो मैं आज स्टडी कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर जाके खेल सकता हूँ। अगर कल एग्ज़ाम है, आज मैं स्टडी करता हूँ, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे कम है, क्योंकि इफ़ आई विल गोइंग टू डू द स्टडी तो मुझे लॉसेस कम होंगे। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दिन नहीं खेल पाऊँगा, बाद में फिर कभी दूसरे दिन खेल लूँगा, क्योंकि कल क्या है? एग्ज़ाम है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। लेकिन अगर मैंने पढ़ाई छोड़ के कहीं खेलने गया तो इनकेस फ्यूचर में हो सकता है कल मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँ और वो एग्ज़ाम की वजह से मैं फेल हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये पर्टिकुलर एग्जांपल में, दैट इज़ एग्ज़ाम एंड योर स्टूडेंट्स आर प्लेइंग और स्टूडेंट्स विल गोइंग टू रीड द बुक, यहाँ पे देयर इज़ नो न्यूमेरिकल्स और द मनी इज़ इन्वॉल्व। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि पैसों में हो, नो, सम टाइम इट इज़ नथिंग बट अदर दैन द मनी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। नहीं, रिसोर्सेज जो है आपके लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। तो जिन चीज़ों की स्कैरसिटी है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, वॉट एवर द रिसोर्सेज विच वी आर नॉट हैविंग, दोज रिसोर्सेज को हमको क्या करना है? बहुत अच्छे से हमें क्या करना है? उसे बहुत एडवांटेजेस पर्पज से, बहुत स्केर्सली, बहुत लिमिटेडली, बहुत सोच समझ के हमें उसका क्या करना है? यूज़ करना है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के हमें यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सेम। इंक्रीमेंटल एंड मार्जिनल आर द वन एंड द सेम। नहीं, देखो मार्जिनल के केस में क्या होता है? मार्जिनल के केस में हम पर यूनिट जाते हैं। मार्जिनल के केस में हम क्या करते हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट और द रेवेन्यू। और इंक्रीमेंटलिज्म के केस में क्या होता है? हम एक बैच वाइज जाते हैं, या फिर एक क्या करते हैं? एक क्वांटिटी हमारी फिक्स होती है कि हाँ 10 क्वांटिटीज़ या 20 क्वांटिटीज़ या 30 के बैचेस में हम क्या करते हैं? कॉस्ट को मेजर करते हैं। देन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट एंड द मार्जिनल बेनिफिट। यस, हम यहाँ पे क्या करते हैं? वाई वी आर डूइंग द बिजनेस, वाई द बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, यू आर अवेयर ऑफ डैट, ऑब्वियसली टू मेक द प्रॉफिट। बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट कब मिलेगा? जब हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा कॉस्ट से, या फिर बेनिफिट जो होगा इक्वल होगा कॉस्ट से, इन केस ऑफ मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो वो सब चीज़ें हमें क्या करनी है? यहाँ पे ध्यान देनी है, विच इज़ नथिंग बट द ट्रू इन नेचर। द नेक्स्ट वन, व्हेन द टोटल वैल्यूज आर राइजिंग द मार्जिनल वैल्यू विल बी नेगेटिव। नहीं, ये फॉल्स है। जब आपकी टोटल वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल वैल्यू भी क्या होगी? इट इज़ नॉट नेगेटिव, ये होगा आपका पॉजिटिव। इफ़ द एवरेज कॉस्ट इज 300 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
and additional unit is 400 and the price of the unit is 375, then the firm should not produce the additional units assuming there is a no change in the price of the product. Obviously यहाँ पे क्या हो रहा है, if you're going to read, हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है हमारा यहाँ पे 300 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एट एडिशनल यूनिट इज नथिंग बट व्हाट 400, जो कि हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, and the price of the unit is nothing but the 375, then the firm should not produce the additional unit assuming there is no change in the price of the product. obviously तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मार्जिनल कॉस्ट ही 400 है और हमें प्राइस कितना मिल रहा है 375, मतलब हर यूनिट के पीछे 25 रुपीज़ का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. देन आफ्टर एन एक्सोजीनियस वेरिएबल इज विद इन द इकोनॉमी, नहीं. नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में क्या बोला है, एक एक्सोजीनियस वेरिएबल, एक्स का मतलब आउटसाइडर. सो आउटसाइडर जो होता है, जो एक्स होता है, जो एक्स होते हैं आउटसाइडर, जो है अभी इन्वॉल्व नहीं होते हमारे मैटर्स में, तो एक्स का मतलब क्या होता है, आउटसाइडर्स होते हैं. तो उनको क्या करना है, हमें सेपरेट करना है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सोजीनियस वेरिएबल इज विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल, नहीं, ये क्या हो गया आपका फॉल्स होगा. क्यों? एक्स क्या होते हैं, विद इन नहीं होते, एक्स क्या होते हैं, आउटसाइड होते हैं. और एंडोजीनियस में एंड जो है, एंडोजीनियस वाले जो हैं इनसाइड होते हैं. सो फंक्शंस एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. Obviously, function express the relationship between the two and more variables. It is true. Then in the equation C is equals to A plus B into Y, the A denotes the slope of a consumption curve. नहीं, A क्या डिनोट करता है आपका, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू एंड फॉल्स की. स्टेटमेंट नंबर 13 आपकी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि A डिनोट करता है, इट इज़ नॉट डिनोटिंग द स्लोप, इट डिनोट्स द इंटरसेप्ट. In case of a non-linear curve, the slope will be different at a different point. Obviously, ये जो है different point पे slope क्या होगा, different होगा, जो already हमने study किया अभी. और ये question MCQ में भी ऊपर पूछा गया कि in case of a non-linear curve, the slope will be different at a different point, जो कि क्या है हमारा true है. Then after, if you're going to see the match the following. Now match the following में क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे इसको. ये हम MCQ सॉल्व करने वाले, द MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ज़रा ध्यान देना. सो फर्स्ट वन क्या है आपका, ग्राफ. नाउ व्हाट डू मीन बाय द ग्राफ. ग्राफ ये क्या है, इट विल बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, नहीं, मे नॉट बी ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्वांटिफाइड, नहीं, स्मॉल यूनिट चेंजेस, नहीं, विल बी डिफर फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट, नहीं, एंड ज्योमेट्रिकल टूल टू स्टडी द फंक्शन. यस, ग्राफ क्या है आपका, इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल टूल जो हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को स्टडी करने के लिए. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमका प्रॉपरली हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम में हमें कर्व रिप्रेजेंट करना है और उसे स्टडी करना है. दैट इज़ नथिंग बट द ग्राफ. नाउ द इक्वेशन मीन्स व्हाट, इट विल बी द सेम, नो, इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल फंक्शन, नहीं, द ट्रांजेक्शनल कॉस्ट, नहीं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड फंक्शन. इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड फंक्शन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स का इक्वेशंस बनाते हैं और वो इक्वेशंस के हेल्प से हम बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. नाउ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर द बिजनेस डिसीजन मेकिंग. एंडोजीनियस नाम ही है, एंड एंडोजीनियस मतलब विद इन द थ्योरी और विद इन द कॉन्सेप्ट विच वी आर यूजिंग, दैट इज़ नथिंग बट द आई आर विद इन द इकोनॉमिक मॉडल. जो भी हमारे वैल्यूज़ होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वो हम क्या करते हैं, एंडोजीनियस में यूज़ करते हैं. देन आफ्टर द इंक्रीमेंटलिज्म, इंक्रीमेंटलिज्म मीन्स एडिशनल, एडिशन विच वी आर मेकिंग ओवर हियर, तो विच इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर, इट विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स, नहीं, will always be not quantified, नहीं, small unit changes, no, it will going to differ from the point to point, no, these are the transactional cost, नहीं, it is outside the economic model, no, it measures the large changes. So over here incrementalism is what, it measures the large changes which are taking place. marginal पर यूनिट होता है, मार्जिनल के केस में हम पर यूनिट स्टडी करते हैं और इंक्रीमेंटलिज्म के केस में हम पर बैचेस और एक लमसम क्वांटिटी का क्या करते हैं, हम डील करते हैं, विच इज़ नथिंग बट अ लार्ज इन नेचर. देन आफ्टर द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी द सेम एट ऑल द पॉइंट्स. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर, ओवर हियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट डी, इट मे नॉट ऑलवेज बी द क्वांटिफाइड. ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है,
आपका क्वांटिफाइड कभी कभी नहीं हो पाता, विच इज़ नथिंग बट वॉट, अभी मैंने एग्जांपल देखा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉनेटरी भी होता है और नॉन मॉनेटरी भी होता है। इन टर्म्स ऑफ पैसे भी हम मेजर कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ पैसे हम मेजर नहीं भी कर सकते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि इफ़ टुमारो इज़ द एग्ज़ाम, कल हमारा एग्ज़ाम है और स्टूडेंट्स या तो क्या आज पढ़ सकते हैं या फिर क्रिकेट प्ले कर सकते हैं या कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स में आप देखोगे तो कहीं भी पैसे इन्वॉल्व नहीं है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। सो मॉनेटरी भी होता है और हमारा नॉन मॉनेटरी भी होता है। दिस इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली द केस इज। सो देयर आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी, दिस इज हाउ वी completed the मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यू कैन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, जो कि आज हमने क्या किया, कवर अप किया हुआ है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। सो टिल द टाइम यू विल गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर नंबर 1 and then come to the chapter number 2 in the next lecture. Thank you.